हेलो बच्चों, नमस्कार। इंग्लिश की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स और सिंटेक्स की जो डेफिनीशन है, सिंटेक्स की जो परिभाषा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ग्रामर में क्या यूज है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो पिछले क्लास में अगर आप लोगों ने वीडियो मिस कर दिया होगा तो आप पिछले क्लास का वीडियो जाकर YouTube पे देख सकते हो वहाँ पे। और जब भी आपको कोई दिक्कत हो, अभी नए क्लास शुरू होने जा रहा है तो इसमें कुछ पुरानी चीज़ें नहीं बताई जाएगी। आपको पुरानी चीज़ों को देखना हो, समझना हो तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, सिंटेक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक स्टेप आगे बढ़कर हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स का क्या यूज है ग्रामर में, साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स में क्या समानता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सिंटेक्स में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं। सिंटेक्स में सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या योगदान है, साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था। नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर उसको समझिए। लेकिन आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े। आज का जो टॉपिक है वो सिंटेक्स ही है। सिंटेक्स का हिंदी मैंने आपको उस क्लास में बताया था, मैं आज भी बता दे रहा हूं कि सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कर्ता वर्ब मीन्स क्रिया और एग्रीमेंट मीन्स तालमेल। मतलब कर्ता और क्रिया के बीच में जो तालमेल है, उस तालमेल को सिंटेक्स बताता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीका से, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने अपने बताने का प्रयास किया, और उस क्लास में आप जाकर उस क्लास को आप वीडियो देख सकते हो। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे हम लोग बनाते हैं, वाक्यों में इसका क्या उपयोग है, वाक्य निर्माण कैसे होता है, वाक्य में कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब है। फिर दोनों को कैसे हम लोग यूज करके एक जगह बिठाकर और एक नए वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कल मेरा प्लानिंग था प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के बारे में ही बताने का, लेकिन समय को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, इसको अच्छे तरीके से बताने की चेष्टा की जाए। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आज प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। और आज क्लास उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट, ऊपर में लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट और लिखा है प्लूरल वर्ब्स। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में और सिंगुलर वर्ब्स के बारे में। आज चर्चा होगी प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्लूरल वर्ब्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि प्लूरल सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा, इस पे लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो आप कहिएगा कि सर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है। हम लोगों ने तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जान लिया कि सर सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, और या फिर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो। लेकिन सर ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है जब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो, एक से ज़्यादा कर्ता के बारे में बात हो रही हो, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। साथ ही एक से ज़्यादा वर्ब के बारे में बात हो रही हो तो वो होगा प्लूरल वर्ब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक से चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। आप पे ज़्यादा वो डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए
एक बॉक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्या क्या कॉम्बिनेशन है, क्या यूज है, उनको एक साथ कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझने की जरूरत है। यहां पे देखिए, सबसे पहला जो चीज है वो है, जैसे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आप ले लो, जैसे वी ले लो। वी का मतलब होता है हम। अब आप बोलिएगा कि सर वी को हम लोग कैसे प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल जायज है कि वी को हम क्यों प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको क्यों नहीं हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। बिल्कुल, मैं बताता हूं कि यू को, जो वी है, उसको क्यों हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट ही बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। वी मीन्स होता है हम मीन्स होता है हम लोग, वी मीन्स होता है हम लोग। तो हम लोगों में एक आदमी की बात हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। यहां पे एक समूह को दिखाया जा रहा है, मतलब हमसे, हमारे साथ कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहां पर जो वी है उसके साथ उसको हम लोग प्लूरल के कैटेगरी में रखा गया है, इसको सिंगुलर के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हाँ, एक और चीज देखिएगा, यू, अगला जो शब्द है वो है यू। तो सर कहिएगा कि सर ये तो आप सिंगुलर में भी बताए थे कि सर ये सिंगुलर की तरह भी काम करता है। बिल्कुल, कुछ चीजें आपको एक्सेप्शन, अपवाद में मिलेंगी जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे काम करेगी। तो यू जो है उसको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकता है। तो यू का मतलब होता है तुम लोग। आगे देखिएगा, अगला शब्द है दे। दे का स्पेलिंग होता है दे मीन्स वे लोग मीन्स आपके सामने कुछ ग्रुप्स के लोग खड़े हैं, या आप जहां भी हो, अपने घर पे हो, कहीं पार्क में गए हो, कहीं जिम क्लब में गए हो, या कहीं आप क्रिकेट खेलने गए हो, ग्राउंड में गए हो, तो वहां पे कहीं समूह में लोग खड़े हैं, झुंड में खड़े हैं, तो आप वहां पे बोलिएगा वे लोग। तो वे लोग जब बोलिएगा तो वहां पे अगर आपको इंग्लिश में बोलनी हो तो बोलिएगा कि दे आर पीपल, वे लोग। तो यहां पे देखिए, इसका हिंदी होगा वे लोग। अगला हम लोग देखेंगे शब्द राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। चलिए, अगला जो शब्द है वो है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम से क्या पता चल रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? राम एंड श्याम से पता चल रहा है कि यहाँ पे दो शब्दों को जोड़कर, एंड जो है वो जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन का काम करता है। तो जो दो शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग राम और श्याम कहते हैं। ठीक है, राम और श्याम कहते हैं, ये ठीक है। लेकिन सर ये राम एंड श्याम जो आप लिखे हैं, सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होगा सर? आपका डाउट जायज है कि सर ये राम एंड श्याम, ये जो है, ये ऊपर में जो लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट, सर ये प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होगा? तो मैं बताता हूं, आप भी समझ गए होंगे, जो बच्चे थोड़ा ध्यान दिए होंगे वो समझ गए होंगे कि यहां पे अभी तक जो है ये राम है। तो राम क्या है? अकेले है, मतलब अकेले मतलब होता है सिंगुलर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसको हम लोग एंड के साथ श्याम को जोड़ दिया जाए तो ये एक से ज्यादा हो गया। ये एक से ज्यादा हो गया मीन्स क्या कि ये एक से ज्यादा हो गया तो ये प्लूरल कैटेगरी में आ गया। ये एक से ज्यादा हो गया, ये प्लूरल कैटेगरी में आ गया। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो राम एंड श्याम हो गया, सीता एंड गीता हो गया। वैसे ही
द बॉयज हो गया, द गर्ल्स हो गया। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। द बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है, द गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात हो रही है। अगर यहीं पे बॉयज में एस नहीं होता तो ये सिंगुलर होता, मतलब किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे गर्ल्स में जो एस अगर नहीं होता तो ये भी सिंगुलर होता, मतलब एक लड़की के बारे में बात हो रही है। परंतु जब हम लोग यहाँ पे एस जोड़ दिए तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, ये एक से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को साधारण तरीके से समझना है। अब हम लोग देख लिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके नहीं प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लिए। तो पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो उसी के अनुसार, उसी रूल के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके साथ कौन कौन से प्लूरल वर्ब होंगे जो इन लोग इसके साथ, ये जो शब्द है उनके साथ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आर। पिछले क्लास में सर ने भी पूछा था कि क्या सर मैं आई के साथ आर का यूज कर सकता हूँ, तो मैं बोला था कि नहीं सर, आप आई के साथ आर का यूज नहीं कर सकते हैं। आई के साथ आप एम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब एम का उपयोग किया जाएगा, ना कि प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आर हो गया, या फिर हो गया आपका वर, या फिर आपका हो गया हैव, या डू, या फिर राइट। राइट के साथ V1, यहां पे V1 इसलिए बताया जा रहा है कि कोई भी V1 जो वर्ब अपने वास्तविक स्थिति में हो वो प्लूरल कैटेगरी में ही आता है, तो इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी वर्ब वो जो अपने वास्तविक कैटेगरी में है तो वो अपना प्लूरल वर्ब के कैटेगरी में ही आएगा। या फिर हो गया रीड, अगर यहीं पे हम एस डाल देंगे ना तो ये रीड्स हो जाएगा, और ये रीड्स जो है वो सिंगुलर के कैटेगरी में आ जाएगा। पिछले क्लास में ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। ड्रिंक हो गया, प्ले हो गया, तमाम बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो वो कैसे, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है और वो कौन कौन से प्लूरल वर्ब है जिसके साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके साथ कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आप एक ध्यान दीजिएगा, जैसे आप वी ले लीजिए। आप कहेंगे कि सर ये तो आप बता दिए कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन सर इसका शब्दों में, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इससे हम लोग कैसे वाक्य बनाए। क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको जानकारी में ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप फाइनल आपको वाक्य के बारे में ही जानना है, क्योंकि आप वाक्य निर्माण करेंगे तभी उसको आप अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी पेपर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, जैसे आप वी ले लिए, वी ले लिए, अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, तो आर ले लिए। एक चीज बताइएगा कि ये क्या लिखा है, वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, इसका हिंदी होता है हम लोग दोस्त हैं। तो हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड, हम लोग दोस्त हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप अकेले हैं? नहीं, आप अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग दोस्त हैं। आप कई, आपके अलावा आप कई और लोगों के बारे में भी बता रहे हैं।
तो इसलिए जब वी जो ये है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। समझे? तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी वर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है हम लोग दोस्त थे, हम लोग दोस्त थे। तो यहां पे जो बता रहा है कि जो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इस प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपके प्लूरल वर्ब हैं, जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उसके साथ कैसे हम लोगों को जोड़कर और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे हम लोग देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यू के साथ लेते हैं। यू हैव रीड माई माइंड। यू हैव रीड माई माइंड, आपने मेरे मन को पढ़ा, आपने मेरे मन को पढ़ा। तो यहाँ पे है जो यू है इसको आप प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप इसको प्लूरल के रूप में यूज करेंगे, आप बात किसकी हो रही है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर अपने दिमाग में मत लाइएगा। यहाँ पे जो जितनी भी सारी चीज़ें शब्दों को आपको बताया जाएगा वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं घुसाना है इधर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो यू है वो यू का मतलब होता है तुम। तो जैसे होता है यू हैव रीड माई माइंड, आपने मेरे मन को पढ़ा। तो यू जो है वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब का भी इस्तेमाल होगा दोस्तों, ये भी प्लूरल ही होना चाहिए, प्लूरल वर्ब। अगर थोड़ा भी हम लोग इधर उधर किए तो वो गलत हो जाएगा। अगर यही इसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल कर दिए, यू हैज रीड माई माइंड, पूरा सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज मीन्स सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। दे आर डूइंग ग्रेट। दे आर डूइंग ग्रेट, वे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ग्रेट मीन्स महान होता है, लेकिन यहां पे उसको बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, या दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग गुड, या दे आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे जो दे का मतलब होता है वे लोग होता है, और वे लोग जो है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब होता है प्लूरल, और ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना है कि जब दे आएगा तो उसके साथ ये तो हो जाएगा क्या, आपका ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तहत देखा। फिर मान लीजिए राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि राम एंड श्याम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राम एंड श्याम इज नहीं होगा, आर होगा।
राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पे देखिए राम एंड श्याम, यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली मतलब राम एंड श्याम कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो यहां पे एक और चीज देखिएगा, हाँ एक और, अब यहां पे देखिए द बॉयज, तो द बॉयज के साथ एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो द बॉयज है, द बॉयज, अब ये देखिए यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, रीड लिखेंगे, द बॉयज रीड, द बॉयज रीड मीन्स लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, या फिर द गर्ल्स डांस मतलब लड़कियां डांस करती हैं, या फिर द बॉयज स्टडी, या द बॉयज ड्रिंक, या फिर द बॉयज स्विम, या फिर द बॉयज रन। तो बहुत सारे उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन हमको मेन जो चीज़ है, जो मतलब है, जो सेंस है कि हमको समझना क्या है, उसके बारे में जानना होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है उसको कैसे हम लोग प्लूरल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का क्या कोऑर्डिनेशन है उसको हम लोगों ने देखा। तो प्लूरल सब्जेक्ट में वी यू दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, द बॉयज द गर्ल्स, साथ ही प्लूरल वर्ब में आर वेयर हैव डू राइट रीड ड्रिंक प्ले। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये जो बॉक्स में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, ये जानिए आप। जैसे एक नाउन ले लीजिए, नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स संज्ञा होता है। तो नाउन मीन्स जब संज्ञा होता है तो उसको वहाँ पे नाउन ले लीजिए। नाउन के साथ अगर यस जोड़ दिए या ईएस जोड़ दिए या फिर आईईएस जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। कोई भी नाउन आप ले सकते हैं जिसमें आप यस जोड़ दिए या ईएस जोड़ दिए या आईईएस जोड़ दिए तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। और कोई भी वर्ब जिसमें आप यस जोड़ दिए या ईएस जोड़ दिए या आईईएस जोड़े तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। चीज़ों को समझना है, आसानी से समझना है, बिल्कुल कूल माइंड होकर समझना है, ज़्यादा घबराना नहीं है और ज़्यादा चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में लेकर चलना होगा। नाउन के साथ यस या ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, और वर्ब के साथ यस या ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाउन जो है, कैट एक नाउन है। नाउन में संज्ञा होता है, संज्ञा किसी भी नाम को कह सकते हैं। कैट ले सकते हैं, चेयर, फैन, टीवी, पेन, एनीथिंग दैट प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास आपके वातावरण में मौजूद हो उसको हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे हम लोग वहाँ पे उदाहरण में देखिए, यहाँ पे कैट लिए हैं, तो कैट क्या है, ये नाउन है, लेकिन जब कैट के साथ हम लोग एस जोड़ दिए तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। यहाँ पे क्या लिखा है, जब नाउन के साथ यस, ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे जब कैट के साथ हम लोग क्या जोड़े, एस जोड़े तो वो कैट्स हो गया। मतलब अभी एक बिल्ली की बारे में बात हो रही है, लेकिन जब जैसे ही एस इसमें जोड़ा गया बहुत सारी बिल्लियों के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बस वो बस मीन्स गाड़ी जो चलती है, रोड पे चलती है। एक एग्जांपल में बस ले लिए, तो बस के साथ जब ईएस जोड़ेंगे तो ये बसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। तो बसेस मीन्स अभी यहाँ पे एक बस की बारे में बात हो रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें ईएस जोड़े वो बसेस हो गई, मतलब बहुत सारी बसेस हो गई। वैसे ही बेबी मीन्स होता है बच्चा, छोटा बच्चा। बेबी मीन्स छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों की बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें जैसे ही हम लोग क्या जोड़े, आई ई यस जोड़े तो क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा।
और ये यहाँ पे एक छोटे बच्चे की बारे में बात हो रही है, लेकिन वहीं पे IES जोड़ने के बाद ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। और प्लूरल फॉर्म क्या बताता है? एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम लोग ध्यान में लेकर चलना है कि कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलेंगे। अब हम लोग देखेंगे वर्ब को कैसे सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे। जैसे कोई आप वर्ब ले लीजिए एग्री, एग्री मीन्स सहमति, ये भी एक प्रकार का वर्ब भी है। तो एग्री में जब आप एस जोड़ेंगे तो ये एग्रीज हो जाएगा, एग्रीज हो जाएगा। वैसे ही कैच में जब आप ईएस जोड़ेंगे तो ये कैचेज हो जाएगा। वैसे ही आप अप्लाई में जैसे ही आप ईएस जोड़ेंगे तो ये अप्लाइज हो जाएगा। तो अभी देखिएगा ये सारा जो है यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से, हाँ ये जो किस फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म में है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ब का अलग तरीका है। वर्ब ये जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन जब इसमें यस या ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा ये सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर ये तो रूल में बताया गया है कि जब वर्ब में यस या ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो ये तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे जब आप वर्ब में यस या ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये अभी प्लूरल वर्ब है। जब ये इसमें आई यस या ईएस या आईईएस नहीं जोड़ा गया है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। बोर्ड से डायरेक्ट सवाल करता है, बोर्ड में इन्हीं सारी चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि कैसे हम लोग सिंगुलर नाउन का, प्लूरल वर्ब का कैसे हम लोग उपयोग करें, कैसे फाइंड आउट करें। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, पैसेज राइटिंग में भी आता है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंटेक्स का रूल नंबर 1। सिंटेक्स में बहुत सारे रूल्स हैं, उसी रूल्स के तहत हमको सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना है। अगर वो रूल हम लोग छोड़ दिए, नहीं पढ़ेंगे तो सिंटेक्स समझ में ही नहीं आएगा। सिंटेक्स को पढ़ना है तो हमको रूल के हिसाब से चलना होगा। तो जैसे आप रूल नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पे लिखा है नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि कर्ता चाहे सिंगुलर हो, मतलब वो राम हो, और चाहे राम से ज्यादा हो, वो राम हो या राम से ज्यादा हो, कर्ता एक हो या अनेक हो, उसके साथ कोई मतलब नहीं है कि कर्ता एक है कि अनेक है। उसके साथ हम लोग जो नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग है वो प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, जैसे सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं। यहां पे देखिएगा ये क्या है? सी मीन्स वह मीन्स होता है कि वहां एक लड़की के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमको नहीं मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। हम जिसको उपयोग करेंगे वो तो उपयोग करेंगे, हम नीड नॉट को ही उपयोग करेंगे। यहाँ पे नीड नॉट का उपयोग ही करेंगे हरदम। ये जो है ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ये जो वर्ब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं। वैसे ही अगर हम क्या करें कि कोशिश करें कि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, सी नीड्स नॉट गो देयर, यही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ नीड के साथ इज का ऐड कर दिया गया है, एस को जोड़ दिया गया है।
तो इस जोड़ने के बाद इसका पूरा सेंस ही बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और ये जब सिंगुलर वर्ब है तो ऐसा रूल में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग गलत करेंगे और ये जो है ये सही है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सी नीड नॉट का ही इस्तेमाल करना है, ना कि सी नीड्स नॉट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए आप, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसने अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इंग्लिश स्पोकन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसने अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पे जो ही है उसके हिसाब से डेयर नॉट का इस्तेमाल किया गया है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आप कहिएगा कि सर पिछले क्लास में आपने बताया था कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ ऐसे रूल हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें अपवाद में ली जाती है, जहाँ पे वो जो रूल बनाया गया है उसका लागू वो वहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसी को लेकर चलना है। चलिए, तो यहाँ पे ही के साथ डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसने अपने पिता का विरोध नहीं किया। ये हो गया क्या, सिंगुलर। डेयर नॉट जो है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, और ये क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसको यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आप अपने बोर्ड में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका आपको ध्यान देना होगा। वहीं पे हम लोग एक चीज और देखें कि ही डेयर्स नॉट टू अपोज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेयर्स जो एस का यूज हुआ है, इससे पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा और इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल, ही नीड नॉट टू डू दैट, वी नीड नॉट टू डू दैट, हमें ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है, हमें ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। तो नीड नॉट है, नीड नॉट इस्तेमाल किया गया है। हमको बस जानना है कि नीड नॉट और डेयर नॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जब वी क्या है, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी मीन्स हमें, मीन्स हम लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट भी है ना तो इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे सिंगुलर भी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे क्या यूज किया गया था, प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे शुरू में ही आपको बता दिया गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सिर्फ प्लूरल के रूप में नीड नॉट और डेयर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। और वहीं आपको यहाँ पे नीड्स नॉट उपयोग होगा तो ये गलत हो जाएगा। वहीं आप यहाँ पे नीड्स नॉट लिख दिए तो वो गलत कर देंगे आप। तो इसलिए इसको ध्यान में लेकर चलना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 2 देखेंगे, सपोजिशनल सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर ये सपोजिशनल सेंटेंस क्या है सर। सपोजिशनल सेंटेंस, देखिए सिंटेक्स पढ़ना है हम लोगों को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बच नहीं सकते। जो चीज़ें हैं उससे हम लोग बच नहीं सकते, उसको समझने की ज़रूरत है। और जब समझ जाएंगे तो उससे डर खत्म हो जाएगा। जब एक बार आप समझ गए तो सारा डर खत्म कि सर सपोजिशनल सेंटेंस तो बहुत ईजी था सर, अभी देखने में ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। तो हार्ड नहीं लगेगा, मैं जैसे ही बताऊंगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो ये रूल है कि सिंटेक्स में बहुत सारे आपको रूल्स मिलेंगे, उस रूल्स के तहत ही हम लोगों को चलना है। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल मीन्स क्या होता है, क्या होता है, काल्पनिक या फिर संभावनाएं की बात हो रही हो, किसी संभावनाओं की बात हो रही हो, या फिर काल्पनिक किसी होने, कोई घटना घटने की बात हो रही हो, या फिर माना जा रहा हो ऐसा कि ऐसा होगा, तो उसी को हम लोग सपोजिशनल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस, प्रायः इफ या फिर एज इफ या फिर एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष,
सी विशेष से स्टार्ट होता है। कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी पेपर में कहीं भी अगर आपको ये सारे शब्द मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे सपोजिशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। और जब सपोजिशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे वर्ब भी पता करना होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, कौन से वर्ब का इस्तेमाल किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस प्रायर, इफ, एज द, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष से स्टार्ट होता है। इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। उस जो भी वर्ड ऊपर में आपको लिखा गया है उससे क्या पता चलता है, किसी कोरी कल्पना के बारे में पता चल रहा है या फिर कोई असंभव शर्त, कोई भी आप शर्त रख दे कि अगर मैं ऐसा किया होता तो ऐसा होता, तो इसका मतलब है कि आप किए होते तब ना होते, मतलब ये असंभव शर्त की बात हो रही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे नोट में हम लोग देखेंगे सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो। फर्स्ट मीन्स आई होता है, फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में वी होता है। तो पर्सन कोई भी हो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब के रूप में वर का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर इसको हम लोग समझ गए तो ये समझ जाएंगे कि हम लोग कैसे हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस का यूज करेंगे। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी पर्सन हो, सेंटेंस में किसी भी वाक्य में जो सबसे आगे इस्तेमाल होता है ना, वहीं पे देखा जाता है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है या प्लूरल या फिर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नहीं मतलब है, नहीं मानना है हमको, नहीं खोजना है कि वो कौन सा पर्सन है। डायरेक्ट हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस है, बस इसका अगर इस्तेमाल हुआ है, इन शब्दों का इस्तेमाल उसमें है, उस शब्द में है, उस सेंटेंस में है, उस वाक्य में है, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट वर का इस्तेमाल कर देंगे। किसका इस्तेमाल कर देंगे? वर का इस्तेमाल कर देंगे। इसलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरण के रूप में। जैसे आई विश सुमित वर माई फ्रेंड, आई विश सुमित वर माई फ्रेंड। काश सुमित मेरा दोस्त होता, काश सुमित मेरा दोस्त होता। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप एक कल्पना कर रहे हैं, आपके मनोभाव में ऐसी भाव जागृत हो रही है कि काश अगर ऐसा होता, काश सुमित मेरा दोस्त होता। सुमित आपसे नाराज है, आपसे दोस्ती टूट गई, फिर आप कहीं गए तो उसको मिस कर रहे हो कि काश मेरा सुमित आज दोस्त होता। तो ऐसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हो, अपने डेली लैंग्वेज में भी कर सकते हो, घर पे भी यूज कर सकते हो, दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई विश, तो आई विश जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ें आने चाहिए कि सर ने बताया था कि अगर आई विश हो तो उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का ही इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए, कहीं से भी आ जाए, नहीं, हमको सर ने बताया है कि अगर आई विश किसी इच्छा की जागृत प्रवृत्ति जागृत हो रही हो, इच्छा, आपकी इच्छा के काश में ऐसा होता, काश में भारत का प्रधान, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप वहाँ पे वर का ही इस्तेमाल करेंगे। और वर्क किस फॉर्म में है, मैंने आपको उस टाइम पहले ही बताया था कि वो प्लूरल वर्ब कहते हैं। जो ये वर है ये प्लूरल वर्ब में आता है, इसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो क्या सुमित मेरा दोस्त होता? एक और उदाहरण लेते हैं। आई विश सुमित वॉज माई फ्रेंड। अब आप बताइए कि ये सही है कि गलत, आप तुरंत बताइए कि ये सही है कि गलत। यहाँ पे सर आई विश तो लिखा है, लेकिन जब आपने ये बताया था कि सर आई विश के साथ वर का इस्तेमाल होता है, लेकिन सर यहाँ पे वाज लिखा है, तो वाज लिखा है ना, तो आंख मूंद कर उसको गलत काट दीजिएगा। क्या काट दीजिएगा? गलत काट दीजिएगा। सर यहाँ पे वर होगा, क्योंकि यहाँ पे आई विश लिखा है, यहाँ पे एक इच्छा की, एक संभावना की, एक शर्त की भाव जागृत हो रही है, इसलिए हम उसके साथ वाज का ना इस्तेमाल करके वहां पे वर का इस्तेमाल करेंगे।
तो ये गलत हो जाएगा, इसको गलत काट दीजिएगा। आगे एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इफ ही वर माय बॉस, किसी कंपनी या किसी जॉब सेक्टर या किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी फाउंडेशन या किसी भी फाउंडेशन में आप अगर जॉब कर रहे हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, लेकिन वहाँ का बॉस जो है बहुत खड़ूस है, वो आपको ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं देता है या फिर आपसे ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट नहीं करता है, तो वहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, वहाँ पे अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया या फिर कोई और दूसरे कंपनी में कोई दूसरा बॉस है, अगर वो खड़ूस है, तो वो अगर आपकी कंपनी में होता तो क्या करता। तो यहाँ पे देखिए, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, इसका मतलब होता है अगर वह मेरे बॉस होते तो वो मुझे निलंबित कर देते, अगर वे मेरे बॉस होते तो वो मुझे निलंबित कर देते। काश ऐसा ना हो कि वो मेरे बॉस ना हो, मुझे निलंबित करने से ऐसा आपके मन में भाव होता कि अगर वो होता ना तो वो पक्का मुझे हटा देता उस कंपनी से। इसको आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, इफ़ ही, तो बताया गया ना ऊपर कि अगर इफ़ का इस्तेमाल हो रहा हो, इफ़ का, तो वहाँ पे वर का इस्तेमाल होगा। इफ़ यहाँ पे सबसे, इस सेंटेंस में सबसे पहला जो शब्द है वो इफ़ से ही शुरू हो रहा है। तो जब इफ़ से शुरू होगा ना तो तुरंत दिमाग में रखिएगा कि सर इफ़ के साथ वर का ही इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे वर का इस्तेमाल कर देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे एक और देखिए, एक और क्या, इसके साथ अगर हम लोग वाज का इस्तेमाल करते, इफ़ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। अगर वो मेरा बॉस होता था तो वो मेरा वॉज मतलब था, मतलब पास्ट की बात हो रही है, लेकिन आप तो फ्यूचर की कामना कर रहे हैं कि अगर वो होता तो मेरे को सस्पेंड कर देता था, मतलब पुराने चीज़ों को तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इफ़ है तो उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करना एकदम जरूरी है, वर का इस्तेमाल उसका करना जरूरी है। चलिए आगे देखिएगा, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ नेपो कंपनी। बड़ी सेंटेंस है, घबराना नहीं है। सेंटेंस बड़ी है तो क्या हुआ, समझाना हमको है और समझना आपको है, घबराने से कुछ नहीं होगा। रमन तो एक सर सब्जेक्ट है, नॉर्मल एक लड़के का नाम है, और टॉक्स मीन्स होता है बातचीत करना, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, और टू एक छोटा मोटा कंजक्शन है, लेकिन टू के बारे में हमको नहीं जानना है, टू ऐसे ही इस्तेमाल कर दिया। मी का होता है मुझे या मेरे बारे में, और एज इफ क्या है, यही तो है सपोजिशनल वर्ड जो ऊपर में आपको बताया गया। ऊपर में जब आप वीडियो पॉज करके बैक जाइएगा तो ऊपर में बताएगा कि एज इफ अगर हो तो उसके साथ वर्ब वर का इस्तेमाल करेंगे, और ये वर जो है यही प्लूरल वर्ब है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे सेंटेंस का मतलब, हिंदी मतलब क्या होता है। आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं समझाता हूं। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ नीपो कंपनी। नीपो एक बैटरी कंपनी का नाम है, या नीपो एक कंपनी है। तो यहां पे देखिए, रमन मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो नीपो कंपनी का महाप्रबंधक हो। आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जो बहुत झूठा आपसे साथ बात शेयर करते हैं, आपसे झूठी साची बात करते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मैं उस पद पे हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वो सपोजिशनल सेंटेंस की बातें कर रहे हैं, उसी कैटेगरी की बातें कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक जो होता क्या है, एक असंभव तर्क का भाव आपको समझाने का वो कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर विश्वास नहीं करना। द रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निपो कंपनी। रमन मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो निपो कंपनी का महाप्रबंधक हो। रमन मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वह निपो कंपनी का महाप्रबंधक हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सपोजिशनल सेंटेंस जो है वो जो एज इफ
या फिर सपोज या फिर आई विश या ही विश या सी विशेस या सी ही विशेस, तो इन सब चीज़ों से जो सपोजिशनल वर्ड्स हैं इसके साथ अगर सेंटेंस कोई वाक्य शुरू होता है तो उसके साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं, वाज का नहीं इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा और समझा और इसको अपने जो डेली लाइफ है उसमें यूज करने की कोशिश करने की चेष्टा भी करेंगे। तो मैं आज का क्लास कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अगर आप इसको डेली रिवाइज करेंगे तो और बेहतर होगा, अपने दोस्तों के बीच इसका यूज करोगे तो और बेहतरीन होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो क्लास हुई है इसको आप ज़रूर एक बार अपने घर पे अपने रूम में उसको बैठकर एक बार देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।